नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी भाषी चैनल में। आज हम डिस्कस करेंगे 21 अगस्त का द हिंदू न्यूज़पेपर। आज के महत्वपूर्ण संपादकीय लेख हैं शादी की उम्र की गलत धारणा। जैसे अभी जो नया बिल आया है जिसके अंतर्गत बताया कि शादी की उम्र को 18 से बढ़ा दिया जाए। 18 से बढ़ाकर क्या रखनी है वो उस पर अभी डिस्कशन चल रहा है, शायद 21 करने की बात हो रही है। दूसरा लेख है कि आज हमें कैसे नेताओं की आवश्यकता है। जब वैश्विक महामारी कोरोना इतनी फैली हुई है तो उसमें ऐसा लगता है कि किन नेताओं को माननी चाहिए या वैश्विक स्तर पर कौन भूमिका निभा रहा है। जैसे पिछले कुछ सालों तक अमेरिका ने यूएनओ में बहुत ज़्यादा भूमिका निभाई है, चाहे किसी रोग का निदान हो, चाहे पेटेंट हो, रिसर्च हो, डेवलपमेंट हो, किसी भी विषय पर सबसे ज़्यादा अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उसके बाद है कम कर लागत, यानी जो अभी चल रहा है कि नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी एनआरए, जिस पर भारत की लगभग सभी परीक्षाएं, जो नौकरियों के लिए परीक्षाएं होती हैं, उन सभी को एकीकृत करना और एक ही प्लेटफॉर्म पर उसका एग्ज़ाम दिलवाना और उसके अनुसार लोगों की भर्तियां करना। उस पर जो विषय है, उस पर जो विवाद चल रहा है, उसी पर इस पर बात करेंगे। एक है घाटे का प्रस्ताव देशीयता, ये आया है एमपी पर। जो शिवराज सिंह चौहान एमपी के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने जो बताया है कि वो सिर्फ उनकी एमपी में जो भी भर्तियां होगी वो सिर्फ एमपी के लोगों यानी मध्य प्रदेश के लोगों तक ही सीमित रहेगी। यानी एमपी का आदमी ही एमपी में नौकरी पा सकता है और कोई दूसरे राज्य के लोग नहीं पा सकते। इस पर भी बात करेंगे। और पांचवा है कि क्या औरतों को पीरियड्स के दौरान ऑफिस के काम से छुट्टी मिलनी चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि जो मासिक धर्म के दिनों के दौरान जो महिलाएं झेलती हैं, या हो सकता है को कुछ झेलती हैं कुछ नहीं झेलती, उसी प्रकार से जो समस्याएं आती है उस दौरान क्या उनको 1 या 2 दिन की छुट्टी मिलनी चाहिए। तो इसके विषय में हम पूरी विस्तारपूर्ण बात करेंगे। तो चलिए पहले लेख के ऊपर चलते हैं। शादी की उम्र की गलत धारणा। अब भारत की मुख्य समस्या बताई जाती है हमें कि भारत की मुख्य समस्या जनसंख्या है और जनसंख्या से हुआ विस्फोट है। लेकिन इसके इतर हम उसके छोटे छोटे कारणों के बारे में देखते हैं तो हमें लगता है कि छोटी उम्र में लड़कियों की शादी कर देना, लड़कों की शादी कर देना, उसके बाद उनके जो बच्चे होते हैं वो पूर्णतः विकसित, या कह सकते हैं कि फिर वो कुपोषित रह जाते हैं। फिर उनकी मतलब पोषण में हमेशा कमी रहती है। तो इसमें ये बताया गया है कि गरीबी का पता लगाने की कुंजी, यानी कि गरीबी पता कैसे लगाएं। गरीबी की पता लगाते हैं तो हम उसे पता चलता है कि माताएं और उनके शिशुओं में कुपोषण होना। और कुपोषण क्यों होता है? क्योंकि उनको पहले से पोषण और सही तरह से उनके पालन की जानकारी नहीं होती। अब छोटी उम्र में लड़कियों की शादी कर दी जाती है, जैसे 16, 17 या 18। अब ऐसा माना जा रहा है 18 कि 18 सही आयु है। हमारे कानून और हमारे संविधान के अनुसार 18 वर्ष की आयु बिल्कुल सही है। लेकिन ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है कि 18 एक बॉर्डर है, 18 एक सीमा है कि 18 से पहले लड़कियां परिपक्व नहीं होती और 18 से बाद में पूर्णतः परिपक्व हो जाती हैं। तो इसके बारे में विचार मंथन चल रहा है कि 18 से ये उम्र बढ़ा दी जाए, यानी कि 20, 21, 22 साल की जो लड़कियां होती हैं, या 18 से लड़के की उम्र अगर 21 साल है तो लड़कियों की भी 21 साल होनी चाहिए, ताकि वह समझ सके। 21-22 साल के हम समझते हैं कि हाँ, वह अपने फैसले लेने में हो जाता है, दक्ष हो जाता है, या समझ जाता है कि मुझे क्या करना चाहिए। और 22-23 साल, या जैसे मान लीजिए किसी की 18 साल की एज में शादी होती है और फिर उनके बच्चे होते हैं 19-20 साल में। एक बार सोचिए कि 20 साल की उम्र में बच्चे होना, वो कैसे बच्चे को संभालेंगे। अभी तो उन्हें खुद को 20 साल, यानी कि समझें, हम सही तरह से समझना शुरू करते हैं 15-16 के बाद, और धीरे 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 2-3 साल में किसे कितना अनुभव होता है हर चीज़ों का। बच्चे कैसे पालते हैं, बच्चों का पढ़ाई कैसे करवाते हैं, अपना घर कैसे संभालते हैं, अपने करियर के बारे में कुछ भी नहीं सोचा जाता। इसलिए सरकार चाहती है कि उनकी उम्र बढ़ा दी जाए। तो इसके लिए हम आगे बढ़ते हैं कि निर्वाचन क्षेत्र में अभी ये बात हमारे संसद तक पहुंची है। तो इसका मतलब यही हुआ कि ये एक बड़ा विषय है, हमारी गरीबी, हमारे कुपोषण, हमारी स्वास्थ्य, सभी के लिए। यानी सब कुछ निर्धारित तो यही करती है ना, बच्चे के ऊपर स्वास्थ्य नीतियां सरकार चाहे जितनी भी बना ले, लेकिन जब तक उनकी माएँ ये नहीं समझेगी कि कौन सी दवाइयाँ उनके लिए सही है और कौन सी खाने की चीज़ें इनके लिए, आगे बढ़ते हैं। अभी इसके उदाहरण के लिए एक लेख प्रकाशित हुआ था, उसके बारे में पढ़ते हैं। 15 मई 2019 को नेयुगेन
स्कॉट, न्यूपेन, ट्रेन, मैनन और इन सब ने प्रकाशित किया था। द लेंस एंड चाइल्ड एंड एडोलेसेंट हेल्थ में प्रकाशित किया था। और यह इसको स्पॉन्सर यानी इसको धन की पूर्ति जिसने फंड दिया था, यह बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा वित्त पोषित था। तो यह लेख बताता है हमें कि जो भी हमारे यहाँ हम आंकड़े इकट्ठा करते हैं और उनमें जो कठोर तरीके अपनाते हैं, उनमें सबसे ज़्यादा निर्धारण होता है माँ बाप की उम्र का। जैसे बच्चों में कुपोषण, अनेकानेक बीमारियां, उन सब में निर्धारण सबसे ज़्यादा होता है कि उनके माता पिता उन चीज़ों के प्रति जागरूक ही नहीं होते। और सोचिए 18, 19, 20 साल की उम्र में अगर बच्चा कोई किसी भी चाहे वो आदमी हो चाहे औरत हो, उन सब के बच्चे पैदा होते हैं तो उनके बारे में वो क्या समझ पाएंगे कि कैसे पालन पोषण करना है। तो आगे चलते हैं। इस अध्ययन की विषय की चिंता है कुपोषण और जन सामुदायिक चक्र। अब चलते हैं जनसंख्या पर, हमारे जन समुदाय पर। तो यह धारणा बनी हुई है कि 18 से लगभग 18 में अगर शादी करनी है तो 16-17 में उनके लिए रिश्ते ढूंढना शुरू करते हैं। अगर उस उम्र में उनके रिश्ते ढूंढना शुरू करते हैं तो उन पर सोचिए कि करियर, पढ़ाई और भी अपनी रुचियों की तरफ जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। उनका पहले ही हम बता देते हैं कि अब तुम्हारी ज़िंदगी का भविष्य क्या होने वाला है। तो उसके ऊपर हमें सोचना चाहिए कि हमारे जन समुदाय पर उन पर इफ़ेक्ट डालना, उन पर इफ़ेक्ट डालेंगे कि हाँ आपको उस उम्र में शादी नहीं करनी। उसके लिए हो सकता है हमें कानून तो बना दें, हम कानून बना सकते हैं, सरकार कानून बनाएगी, लेकिन जन समुदाय फिर भी करता जाएगा। सोचिए कि अगर अभी सरकार ने कानून बनाया हुआ है कि 18 साल से पहले शादी नहीं कर सकते, तो क्या ये पूरी तरह पालन किया जाता है? नहीं, इसका चोरी छुपे पालन नहीं किया जाता। और अभी भी बाल विवाह हो रहे हैं, यानी बाल विवाह समझ रहे हैं, 15, 16, 17, 18 साल इस उम्र में लोगों की शादी कर देना और फिर उनसे ये उम्मीद करना कि उनके बच्चे बिल्कुल पूर्ण विकसित और स्वस्थ होंगे, ये बेईमानी है। और इसको रोकने के लिए सरकार काम भी कर रही है, लेकिन जन समुदाय पर जो इफेक्ट पड़ेगा और जन समुदाय जो कार्य करेगा वो भी मायने रखता है। तो इस ब्रेक है, ये चेन है लोगों की, उसके बाद उन बच्चों की और उनके बाद उनको बढ़ावा देने की। यानी ये कोई इसे एक कुरीति के दम पर नहीं देखा जाता कि ये एक सामाजिक कुरीति है, इसको एक आम भूमिका में देखा जाता है कि ये तो ठीक बात है। अब इनको हम इसके बारे में हम जागरूकता कैसे फैलाएंगे? सबसे पहले कि गरीबी को दूर करने के लिए हमें इसके जन समुदाय में जागरूकता के लिए सबसे पहले आंगनबाड़ियाँ, जो आंगनवाड़ी होती है उसमें सभी महिलाएं जाती है और उनमें ज़्यादातर काम करने वाली भी महिलाएं ही होती हैं। तो इसमें महिलाओं को इस रूप में जागरूक करना कि आप अपनी बच्चियों की शादियां छोटी उम्र में ना करें। और अब सरकार ने कानून बना दिया है कि 18 से ऊपर की लड़कियों की शादी यानी कि 20-21 जो भी अब सरकार निर्धारित करेगी 21 साल की उम्र में शादी करनी है, तो उसके अनुसार समुदाय में जागरूकता फैलेगी, महिलाओं में जागरूकता फैलेगी। उन्हें पता चलेगा कि हमें ये कदम उठाने पर कानूनी सज़ा हो सकती है, तो भी ये काम रोका जा सकता है। और अभी सोचिए कि जो 21 साल की या 18 साल की लड़कियों की शादी कर दी जाएगी तो उनकी गर्भधारण की उम्र होगी 19, 20, 21 साल, और उस उम्र में उनको पता नहीं होता कि किस प्रकार से पालन पोषण करना है। तो उनमें थोड़ी बहुत बच्चों में कमियां रह जाती है, बच्चों के पालन पोषण में। तो इस प्रकार से सरकार नियम बनाना चाहती है कि 21 साल या 22 साल की उम्र में उनकी शादी हो और गर्भधारण की उम्र 25 वर्ष हो, ताकि उस समय 25 वर्ष की बालिकाएं या लड़कियां समझना शुरू कर देती है कि किस प्रकार बच्चे को पालना है और वह पूर्ण परिपक्व कह सकते हैं। 25 साल की उम्र में हम कह सकते हैं कि हाँ, अब जो बच्चे की माँ है वो पूर्ण परिपक्व है, यानी अब उनका गर्भधारण, बच्चे का पालन पोषण, बच्चे का स्वास्थ्य, उसका पूरी तरह से ध्यान रखा जा सकता है। और इस हिसाब से देखें तो स्वास्थ्य, जो सरकार का स्वास्थ्य एक्सपेंडिचर यानी स्वास्थ्य खर्चा होता है, उसमें भी कमी आती है। तो प्रजनन दर में गिरावट, यानी हम देखते हैं कि हमारे यहाँ विस्फोट होता है, जनसंख्या विस्फोट होता है, तो उसमें हम कमी ला सकते हैं कि जैसे अगर किसी की 16 या 17 साल की उम्र में शादी की जाती है तो सोचिए एक ही दर में कितनी ज़्यादा शादियाँ होगी और उन्हें पता नहीं होता कि कितने बच्चे होने चाहिए। सच बात तो ये है कि भारत में हमारे इतनी ज़्यादा कह सकते हैं कि जागरूकता नहीं है, तभी तो ऐसा बाल विवाह हो रहा है। और अभी भी मतलब 16, 17, 18 साल की उम्र में शादियां होती है और फिर उसी उम्र में बच्चे पैदा होते हैं और उन्हें पता नहीं होता कितने बच्चे, 5, 6, 7, 8,
और हमें पता है कि हमसे पहले वाली पीढ़ी में तो बहुत सारे आपको उदाहरण मिल जाएंगे जब 8, 9, 10 शादियाँ तक होती हैं। तो इसके अनुसार हम प्रजनन दर में भी गिरावट दर्ज कर सकते हैं और हमारे भारत की जो अति जनसंख्या विस्फोट है उसको हम कम कर सकते हैं और इससे हमें बहुत सहायता मिल सकती है गरीबी निदान में। तो ये देखिए, ये कुछ हम आंकड़े देख लेते हैं जो स्टैटिक कभी कभी पूछे जाते हैं एग्जाम्स में कि महिलाओं में कहाँ पर सबसे ज़्यादा बाल विवाह है। तो ये उत्तर भारत का एरिया है, यानी लगभग तो सभी पूरे भारत में है लेकिन सबसे ज़्यादा उत्तर भारत का ये एरिया है और सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रेट है हाईएस्ट रेट है बिहार की, यानी 69% बाल विवाह सबसे ज़्यादा बिहार में होते हैं और सबसे कम दर बताई गई है हिमाचल प्रदेश की 9.1%। ठीक है, आगे चलते हैं। बिना लागत और सरल, इसका कार्य किया जा सकता है। कानून में संशोधन तो सरकार कर सकती है लेकिन जनता यानी जनता के स्तर पर उस भूमिका पर कौन कार्य करेगा? उस पर कार्य करेंगे लोग, आंगनबाड़ियाँ, केंद्र, स्कूल्स। इनमें जब हम सिखाया जाएगा सरकार द्वारा कि हमें लड़कियों की उम्र 18 से 21 बढ़ा दी गई है, छोटे छोटे कार्यक्रम, जागरूकता कार्यक्रम एनजीओज के द्वारा, महिलाओं के द्वारा, इस स्तर पर अगर इस पृष्ठभूमि पर काम किया जाए तो हमारा भारत, पूरे भारत में ये जागरूकता फैल जाएगी और इसमें निदान में बहुत सहायता मिलेगी। आगे चलते हैं। आज हमें कैसे नेताओं की आवश्यकता है, इस पर ज़्यादा कोई खास बात नहीं है लेकिन इस पर थोड़ा बहुत बताया गया है कि आज वैश्विक पृष्ठभूमि और राष्ट्रीय पृष्ठभूमि पर किस प्रकार के नेताओं की आवश्यकता हमें पड़ेगी। वैश्विक महामारी कोरोना फैली हुई है और सभी की अर्थव्यवस्थाएं डगमगाई हुई हैं। इस स्तर पर किसे काम करना चाहिए? बहुत, जैसे ट्रंप अपने हाथ पीछे खींच रहे हैं क्योंकि ट्रंप अमेरिका में बहुत ज़्यादा कोरोना फैला हुआ है। पुतिन के राष्ट्र यानी रशिया ने अभी सबसे पहले कोरोना वैक्सीन का टेस्टिंग सही कर ली है। तो इस प्रकार से इसमें थोड़ा बहुत उदाहरण दिया गया है, डिटेलिंग थोड़ा बहुत हिंदी में मैंने ट्रांसलेट किया हुआ है, आप पढ़ सकते हैं आराम से। अर्नो टायलोबी का बताया गया है कि उनकी स्टडी ऑफ हिस्ट्री में बताते हैं कि सभ्यताओं को उदय और पतन, यानी कुछ ही आदमी जो है नेतृत्व करने की भूमिका निभाते थे, उन्हीं का इतिहास नहीं है। तो देखते हैं कि विश्व कैसे निपटता है इस आर्थिक व्यवस्था से, जितने लोगों की नौकरियां गई है, कितने श्रम का हमें नुकसान हुआ है और इसके बाद जो जेनोफोबिया फैला हुआ है उस पर हम कैसे उनका शमन करेंगे। अब चलते हैं कम कर। अभी जो एनआरए यानी नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, सरकार ने घोषणा की है कि हम एक ऐसी संस्था बनाएंगे जो सभी भर्तियों को एकीकृत करेगी और सभी नौकरियों को पाने वालों को एकीकृत करके उन्हें रिक्रूटमेंट करेगी। तो चलिए देखते हैं। एक मानकीकृत भर्ती परीक्षा अभी आगे है, अग्रिम यानी हुआ आगे, यानी भविष्य में देखा जाएगा, लेकिन अधिक नौकरियों की आवश्यकता आज भी है। जैसे रेलवे भर्ती बोर्ड हो गया, कर्मचारी चयन आयोग एसएससी, बैंकिंग कर्मचारी हो गए, अलग अलग परीक्षाओं के अलग अलग एग्जाम्स होते हैं, उनके अलग अलग तारीख हैं, उनके अलग अलग परीक्षा केंद्र बनाए जाते हैं, उनकी अलग अलग कॉपियाँ जांच होती है और उनमें होता लगभग एक ही तरह का है। जैसे जीके हो गया, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, करंट अफेयर्स, थोड़ी बहुत इकोनॉमी, सभी में एक ही तरह का सिलेबस होता है। फिर उनकी अलग अलग परीक्षाएं लेने का औचित्य क्या रहता है? हो सकता है बैंकिंग में थोड़ी मैथ्स और रीजनिंग ज़्यादा आए, एसएससी में थोड़ी इंग्लिश और मैथ्स ज़्यादा आए, होता है थोड़ा बहुत अंतर तो होता है, लेकिन उनके लिए इतनी सारी अलग अलग संस्थाएं चल रही हैं और उनकी प्रासंगिकता क्या होगी जब वो एक ही तरह का एग्ज़ाम लेती हैं। तो उसके लिए एक राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी बनाना, जो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया है, और उसके अनुसार हमें जितनी भी, जैसे 1 लाख की भर्ती, राष्ट्रीय स्तर पर तो 1 लाख की भर्ती आ सकती है, और फिर 1 लाख की भर्ती आना, उसके लिए फॉर्म भरे जाना, उनका एक ही साथ एग्ज़ाम होना, और उनकी जो जैसे आईएएस में नहीं होता, यूपीएससी में कि सबसे ज़्यादा अच्छी रैंक वालों को आईएएस मिलेगा, उसके बाद आईपीएस, उसके बाद आईएफएस, आईआरएस, उसके स्तर पर धीरे धीरे उनकी रिक्रूटमेंट हो जाती है। तो उसी पर बताया गया है कि दीर्घकालीन तक चलती आ रही इतनी सारी संस्थाओं की प्रासंगिकता क्या होगी जब एक ही तरह के एग्ज़ाम सभी को लेने हैं, और तो सरकारों पर इसका कर भार भी हट जाएगा कि इतने सारी संस्थाओं को चलाने और उन पर इतना खर्चा होता है, उसका कर भी हट जाएगा, क्योंकि इतनी सारी संस्थाओं की जगह एक ही संस्था काम करेगी और एक ही स्तर पे परीक्षा होगी।
हम स्टूडेंट होते हैं, हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें कौन सी भर्ती की तैयारी करनी है अभी। जैसे मान लो कि कोई यूपीएससी का एग्ज़ाम दे रहा है, कोई एसएससी का एग्ज़ाम दे रहा है। अब इसमें जीके तो वो सेम ही आएगा, इसमें मैथ्स और इंग्लिश ज़्यादा आएगी, इसके अंदर जीएस अलग आएगा, फिर करंट अफेयर इसका ज़्यादा हार्ड होगा, इसका इतना हार्ड नहीं होगा। फिर राज्य स्तर पर देखिए, जैसे यूपीपीसीएस है, आरपीएससी है, उन पर भी अलग अलग होता है, लेकिन उनका स्तर थोड़ा राज्य की तरफ ज़्यादा होता है। तो उसी स्तर से सभी की एग्ज़ाम एक ही तरह के होने होंगे, जिसमें पता चलेगा कि किसकी क्या ग्रेडिंग होती है और उनके अनुसार उनकी भर्तियां की जाएगी, नियुक्तियां की जाएगी। ये मोदी जी ने बताया है कि नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी की घोषणा की है। अब देखते हैं आगे भविष्य में किस प्रकार से ये काम करती है, किस प्रकार से इसका गठन होता है। इस वर्ष के बजट की शुरुआत में भर्ती एजेंसी के प्रस्ताव की घोषणा की और 177 आकांक्षी जिला में उन्नत ऑनलाइन परीक्षण बुनियादी ढांचा बनाने पर भी जोर दिया गया। यानी शुरुआत में इसको शायद पायलट प्रोजेक्ट की तरह लगाएं। पायलट प्रोजेक्ट का मतलब होता है कि 20 जिलों या एक राज्य या 2 राज्य या 5 राज्यों पर इसको लागू किया जाए, देखते हैं कि कितना ये सफल रहता है और उसके बाद पूरे भारत में इसको लागू किया जाए। इस प्रकार से शुरुआत इसकी की जाएगी और शुरुआत में इसकी रोज़गार दर शायद 14% बताई जा रही है। ये देखिए 14% इसकी रोज़गार दर बताई जा रही है, ताकि ये लोगों को नौकरियां प्रदान कर सकें। एक घाटे का प्रस्ताव। चलिए इस पर बात करते हैं कि अभी क्या हुआ है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान। इन्होंने एक घोषणा की है कि मध्य प्रदेश के लोग ही मध्य प्रदेश की नौकरियां पाने के योग्य होंगे। इस मुद्दे पर बहुत ज़्यादा विवाद हुआ है और ऐसा नहीं है कि यह पहली बार हुआ है। ऐसा पहले तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में और पंजाब में ऐसा बहुत बार हो चुका है कि उसी राज्य के लोग एलिजिबल होंगे उस राज्य में नौकरी के लिए। और शायद नीट में भी छूट के प्रावधान किए गए थे तेलंगाना के कि हमारा राज्य अभी स्टेबल नहीं हुआ है इतना, इसलिए यहाँ के लोगों में गरीबी दर और यहाँ के लोगों में साक्षरता दर थोड़ी सी कमज़ोर होने की वजह से हमें रियायत चाहिए। तो देखिए, देशीयता, देशीयता का मतलब होता है कि नेटिविज्म, नेटिविज्म शब्द आया है, नोट कर लीजिएगा। नेटिविज्म आज एग्जाम इस पेपर में आया है कि नेटिविज्म, नेटिविज्म का मतलब होता है देशीयता, यानी स्थानीयता, उस स्थान पर रहने वाले लोगों का उसी स्थान पर काम करने के लिए योग्य होना। तो देशीयता भारत की बढ़ती बेरोजगारी संकट का समाधान नहीं है। ये हो सकता है कि राजनीतिक रूप से लोगों को सही लगे कि इससे वोट बटोरे जा सकते हैं, लेकिन किसी भी स्तर पर इसका ये निदान नहीं हो सकता कि बेरोजगारी हटाने के लिए हम नेटिविज्म अपनाएंगे या देशीयता अपनाएंगे। ये विचार मेरे नहीं है, ये लेखक के विचार हैं। आप मुझे कहने लग जाएंगे कि ऐसा कह रहे हो सर। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये लेखक के विचार हैं। तो देखते हैं इसमें क्या क्या लिखा है। शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की है कि राज्य में सरकारी नौकरियों के लिए केवल वही पात्र होंगे जो इस मायने में अद्वितीय नहीं है, यानी उसी राज्य के हैं। तो इसके लिए पृष्ठभूमि देखते हैं, क्या पृष्ठभूमि है। उल्लेखनीय कि भाजपा और कांग्रेस का भी है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस इस कदम का समर्थन कर रही है, यानी राज्य में वो समर्थन कर रही है क्योंकि राज्य में ही उसे वोट लेने होते हैं। और राज्य में वोट लेने यानी उस राज्य के लोग तो स्वागत करेंगे कि सिर्फ हमें ही नौकरियां मिलेगी, ताकि हम दूसरे कंपटीटर, दूसरे जो प्रतिभागी बाहर से आते हैं और जो जिनका शैक्षिक स्तर बहुत अच्छा होता है, उनसे हमें मुकाबला नहीं करना पड़ेगा। और महाराष्ट्र में शिवसेना के नेतृत्व वाले सत्तारूढ़ गठबंधन का हिस्सा है, जो निजी क्षेत्र में रोजगार में स्थानीय लोगों को प्राथमिकता देने के उपायों पर जोर दे रहा है। महाराष्ट्र में भी शिवसेना मराठियों के लिए कह रही है कि सिर्फ मराठियों को ही महाराष्ट्र में नौकरी मिलनी चाहिए। ये बात पहले इतिहास में उठ चुकी है कि जब महाराष्ट्र का गठन हुआ था, पहले बम्बई एक ही राज्य था भारत का, जिसमें महाराष्ट्र और गुजरात दोनों आते थे, लेकिन बाद में महाराष्ट्र मराठियों के लिए, गुजरात गुजरातियों के लिए नारा लगा और ये दोनों अलग हो गए। तो इस स्तर पर हम देखेंगे कि आगे भी हाल ही में कर्नाटक, गुजरात, आंध्र प्रदेश, हरियाणा और तेलंगाना जैसे राज्यों में भी इसी तरह के कदम निजी और सरकारी नौकरियों में चाहने वालों के लिए विभिन्न प्रकार का अधिवास योग्यता को पेश करने के लिए हैं, लेकिन इन्हें बनाया गया और कुछ समय के बाद इनको निरस्त भी कर दिया गया। तो विभिन्न क्षेत्रों में भाग लेने के लिए मुख्य बात होती है कि जैसे मान लीजिए कि पंजाब में अगर ये बात लागू कर दी जाए तो पंजाब की पंजाबी भाषी लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि कोई कोई एग्ज़ाम जो पंजाबी में वो लिख सकते हैं। और बहुत सारी भूमिकाएं होती है उस क्षेत्र की भाषा की, उस क्षेत्र के कल्चर की, यानी वहीं से प्रश्न उठाए जाना। जैसे मान लीजिए कि एग्ज़ाम को तमिलनाडु ओरिएंटेड बनाना है,
यानी तो उसकी प्रश्न सबसे ज़्यादा उस तेलंगाना का इतिहास पूछेंगे, तेलंगाना के कल्चर से क्वेश्चन आएंगे, तमिल तेलंगाना की भाषा जो है, जो तेलुगु भाषा है, तेलुगु भाषा से आएंगे। तो इस हिसाब से उसको बनाया जा सकता है। लेकिन जैसे एक उदाहरण बताता हूँ कि जैसे भाजपा, सत्तारूढ़ भाजपा ने बताया था कि हम गुजरात के लिए आदिवासियों को विशेष रूप से प्राथमिकता देंगे नौकरियों में या रोजगार में। लेकिन जब उसे जांच की गई तो पता चला कि पहले से उस क्षेत्र में 92% लोग स्थानीय थे, यानी उनमें से अधिकतर पहले से आदिवासी थे। ये सिर्फ कहने के लिए योजना थी, लेकिन ये पहले से कार्यरत लोग भी वही थे, उसी स्थान के स्थानीय लोग थे। अब एमपी में काम करने वाले अधिकतर लोग कौन होंगे? स्थानीय ही होंगे। थोड़े बहुत लोग बाहर से हो सकते हैं, जैसे उनके पड़ोसी, जैसे राजस्थान के, जैसे उत्तर प्रदेश के, जैसे झारखंड के, जैसे छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात के हो सकते हैं, बहुत कम, लेकिन उस स्तर पे नहीं होंगे। तो इसलिए ये प्रतिकूल वातावरण बनाया जाता है राजनीतिक रूप से कि जनता को ये बताया जाए कि हम उनके ज़्यादा भले की सोचते हैं। ये मेरे विचार नहीं, ये इसमें लिखा हुआ है, आर्टिकल में पहले से लिखा हुआ है कि नेटिविज्म समाधान का हिस्सा नहीं है। वास्तव में यह निवेश, विकास और रोजगार सृजन के लिए एक प्रतिकूल वातावरण बनाकर संकट को बढ़ा सकते हैं। चलिए इस आर्टिकल पर चलते हैं। क्या औरतों को पीरियड के दौरान ऑफिस के काम से छुट्टी मिलनी चाहिए? अब इसकी पृष्ठभूमि देखते हैं। यह प्रस्ताव अरुणाचल प्रदेश के सांसद निनोंग एरिंग ने रखा है। ये कांग्रेस पार्टी के नेता निनोंग लोकसभा में पूर्वी अरुणाचल का प्रतिनिधित्व करते हैं। चलिए इस पर विचार करते हैं कि कैसे ये भूमिका निभाता है हमारे कार्यस्थल पर और हमारे समाज में। महिलाओं को पीरियड्स होते हैं तो उनमें उनको कुछ दिन के लिए छुट्टी देने की बात अभी सरकार ने शुरू की है, मोदी सरकार ने शुरू की है। और इस पर आज द हिंदू में आर्टिकल में बताया गया है 2 महिलाओं द्वारा। एक का नाम है बरखा दत्त और एक का नाम है कृष्णा। उन्होंने बताया है कि उनमें से एक है जो पक्ष रख रही हैं और एक है जो प्रतिपक्ष रख रही हैं। तो चलिए हम इनसे पहले देखते हैं कि ये पृष्ठभूमि क्यों खड़ी हुई। निनोंग एरिंग जो पूर्वी अरुणाचल का प्रतिनिधित्व करते हैं, उन्होंने बताया है कि जब वो एक आदिवासी समुदाय से बिलोंग करते हैं, तो उन्होंने बताया कि कैसे ये भूमिका निभाती है। महिलाओं को माहवारी, ये जो मासिक धर्म के दिनों के दौरान दर्द होता है और वो कार्यस्थल पर कार्य नहीं कर पाते। और हमारे समाज में बताया गया है कि उनको कुछ छूना नहीं चाहिए, खाना नहीं पकाना चाहिए, भगवान की पूजा नहीं करनी चाहिए। तो काम करने के दौरान भी यह किया जा सकता है कि उन्हें काम भी नहीं करना चाहिए, लेकिन अब छुट्टी नहीं मिलती। सरकारी नौकरी है, मान लीजिए कोई आर्मी में है, मान लीजिए कोई हमारे भारतीय राज्य स्तर पर कोई भी पुलिस हो सकती है, यूपी पुलिस, बिहार पुलिस, गुजरात पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस में भी महिलाएं कांस्टेबल होती हैं। तो उनके स्तर पर देखिए कि उनको उस दिन भी काम करना पड़ता है, उस दिन पर उनको जाना पड़ता है और ये फील्ड वर्क है। सैनिक स्तर पर अगर देखें तो ये बहुत मुश्किल काम होता है, तो उन पर उनको छुट्टी मिलनी चाहिए। और ये सरकारी स्तर पर नहीं, प्राइवेट स्तर पर भी, निजी स्तर पर भी होना चाहिए, ताकि उनकी तनख्वाह ना काटी जाए उन 2 दिनों की, और उनको छुट्टी मिलनी चाहिए ताकि वह आराम कर सकें। तो इसके लिए यह अभी बात चल रही है, ताकि 2 दिन में उनको, 1 महीने में 2 दिन की छुट्टी कोई बड़ी बात नहीं होती। और इसका जो योगदान कर रही है, इस पर समर्थन में 35% महिलाएं हैं, जो उन्होंने कहा है कि इसका समर्थन है। लेकिन बरखा दत्त जी इसके विरोध में भी नहीं है, लेकिन इस पर उनका विचार अलग है। वो कहती हैं कि सिर्फ कुछ कह रहे हैं 10 दिन की छुट्टी, कुछ कह रहे हैं 5 दिन की छुट्टी। तो उनका कहना है कि इस स्तर पर महिलाएं पिछड़ जाएंगी, क्योंकि महिलाओं को पुरुषों की बराबर का दर्जा होना चाहिए। उनको कमज़ोर या ऐसा दिखाने का पर्पज़ नहीं होना चाहिए। और इस पर दूसरा विचार कृष्णा का है। वो कहती हैं कि इसमें होना चाहिए कि हमें 2 दिन की छुट्टी मिले, ताकि वो आराम से रेस्ट किया जा सके और फिर वे अपने फील्ड पर लौट आएँ और काम करें, ताकि उनको इस समस्या में दर्द ना झेलना पड़े और काम भी ना करना पड़े और उनकी तनख्वाह ना काटी जाए। क्योंकि प्रकृति ने अलग अलग बनाया है और सबकी प्रासंगिकता भी अलग अलग होती है। तो इस पर मैंने ट्रांसलेट किया हुआ है, इसे थोड़ा डिटेल से पढ़ सकते हैं। आज के डिस्कशन के लिए धन्यवाद। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो जिन लोगों को इंग्लिश पढ़ने में दिक्कत आती है, वो द हिंदू नहीं पढ़ पाते, कुछ सालों तक मैं भी इस दौर से गुजरा हूँ, तो उनके साथ ये वीडियो शेयर कीजिए। और ज्ञान बांटने से बढ़ता है, खुद भी पढ़िए, औरों को भी पढ़ाइए। धन्यवाद।